नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया में उलझे प्रदेश के पंचायत निकाय चुनाव अब नवंबर दिसंबर तक चलते नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस सरकार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं सरकार इसे कानूनी बाध्यता बता रही है। पंचायत निकाय चुनाव में देरी की वजह ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया बताई जा रही है, जो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी अधर में लटक गई हैं और सवाल यही कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया में उलझे पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट की डेडलाइन पूरी। चुनाव के लिए सरकार ने मांगा 6 माह का समय। हमने ये मांगा है कि अभी हमें कम से कम 6 महीने का। कांग्रेस और भाजपा पंचायत चुनाव मामले में आमने सामने। कांग्रेस का आरोप, सरकार जानबूझकर टाल रही चुनाव टाइम पे होने चाहिए थे। उन्हें इस सरकार को नैतिक क्या अधिकार है सत्ता में रहने का, ये मैं पूछना चाहता हूँ। यूडीएच मंत्री बोले, ऐसा भी समय देखा है जब 13 साल तक नहीं हुए चुनाव। तो हमने वो समय भी देखा है जब 13-13 साल तक पंचायत राज के चुनाव हुए और इसी प्रकार निकायों के चुनाव भी हुए। तो वो अपने गिरबान में झांक ले तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर होगा। ट्रिपल टेस्ट की उलझन, पंचायत चुनाव कब? तो चलिए आज पंचायत चुनाव को लेकर के बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं और उसी बात को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार प्रदेश में पंचायत के चुनाव कब होंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र गुर्जर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। संदीप कलवानिया हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं पारस गुर्जर, सरपंच हैं रजलानी जोधपुर के। बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत अभिनंदन है। और सबसे पहले शुरुआत शैलेंद्र जी आप ही से कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप जानबूझ करके पंचायत चुनाव में देरी कर रहे हैं और आखिरकार पंचायत के चुनाव कब होंगे, ये पूरे प्रदेश की जनता आपसे पूछ रही है। सर, लगा रही है, बेबुनियाद आरोप लगा रही है, क्योंकि माननीय भजनलाल सरकार जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय है और उनके जो दिशा निर्देश हैं उसी के अनुसार कार्रवाइयां जारी हैं और जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो कानूनी बाध्यताएं उनको पूरा करने में लगी हुई है। आप देखिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है कि कोई भी पंचायती चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव हो, बिना ओबीसी आरक्षण के, वास्तविक उनको आरक्षण की व्यवस्था किए हुए आप चुनाव न कराएं, और उसी कवायद में लगी हुई है। और आपने देखा कि किस तरह से ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग ने भी समय इसलिए मांगा क्योंकि जो जनाधार प्राधिकरण था, उस जनाधार प्राधिकरण ने जो आंकड़े अन्य पिछड़ा वर्ग के दिए वो अस्पष्ट थे, त्रुटिपूर्ण थे, प्रॉपर नहीं थे। तो इसीलिए इन्होंने समय मांगा और लिखा, माननीय मुख्य सचिव को लिखा आयोग ने कि भाई हमको सही आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि आपने भी बताया और कई बार अपन इस पर डिबेट कर चुके हैं। आपने भी बताया कि कई ऐसी 400 से ज्यादा पंचायतें जहां ओबीसी की जनसंख्या 0 बताई हुई है, कई में 1 से 500 तक बताई हुई है, 250 से अधिक में 1000 तक बताई हुई। तो ये लगभग जो चीजें थी उनको ठीक करने में लगे हुए हैं। और आप देखिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और निर्देश है उसी के अनुसार काम हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती है तो कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपने गरिमा में झांक लेना चाहिए कि आपने 13 साल तक चुनाव नहीं कराए और आपने जब 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया था तो आपने ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं आपने डेटा इकट्ठे करे, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट को कि ये कंडीशन जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे रखी है कि आपको पहले पिछड़ा वर्ग की वास्तविक जनसंख्या का निर्धारण करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंगली फिर उस पर आरक्षण का वैज्ञानिक तरीके से आपको विश्लेषण कर उस पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आप देखिए जो भी समय लग रहा है वो कानूनी बाध्यताओं की वजह से लग रहा है, कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने की वजह से लग रहा है। अब देखिए किस तरह से राज्य सरकार ने जो डेडलाइन दे रखी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल में, उसमें भी हमने दरखास्त लगाकर यही निवेदन किया गया है कि अभी ओबीसी
प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट आनी बाकी है, बिना उनकी रिपोर्ट आए वो व्यवहारिक नहीं है। और कुछ जो बहुत सारी ऐसी पंचायत समितियां और जिला परिषदें हैं जिनके कार्यकाल अक्टूबर नवंबर में पूरे होंगे, और लगभग बीच में आपने देखा मानसून का काल रहता है, बरसात होती है, अभी 2 महीने बड़ी भीषण गर्मी पड़ेगी, तो आपदा प्रबंधन के भी कार्य करने होंगे, जल की कहीं संकट ना आ जाए, जल हर ग्रामीण और शहरी घरों तक पहुंचने चाहिए। तो ये सारी तमाम बातों को उन्होंने व्यवहारिकता को रखते हुए दरखास्त लगाई है माननीय एडवोकेट जनरल ने सरकार की तरफ से, और अब देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय उस पर क्या प्रसंज्ञान लेके क्या आदेश देता है। 14 साल तक आप देखिए जो भी तैयारियां थी जी, आपने जो 14 साल तक का जिक्र किया, वो कहां का आरोप लगा रहे हैं, कहां 14 साल तक चुनाव मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने भी आरोप लगाया है, जैसे उन्होंने आपने अभी बाइट में भी दिखाया था, तो आप देखिए कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपने गलेबान में झांक लेना चाहिए। आप बताइए क्या गहलोत साहब ने 2 साल तक चुनाव नहीं कराए क्या? आप ये भी यही चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि 2-2.5 साल तक पंचायत और नगर निकाय के चुनाव होते रहे। जो काम करना है, जो विकास का काम करना है, जिसको वो हिंडर हो जाए और बार बार आचार संहिताएं लगे, आम जनता परेशान होती रहे और सरकार का फिजूल खर्च होता रहे, और कितना तमाम व्यवस्थाओं में, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में पैसा खर्च होता रहे और प्रशासनिक अधिकारी उलझे रहे। तो कांग्रेस पार्टी का तो सदैव यही रहा है कि जनता को उलझा के रखो, 2-2-2.5 साल तक चुनाव कराओ, तो ये इनकी मंशा ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि हम पूरी कानून की प्रक्रिया को अपनाते हुए और यह भी ध्यान देते हुए कि प्रशासनिक अमला जो है वो उसका सदुपयोग प्रॉपर तरीके से, वो खर्चे जो है वो कम नहीं हो। 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो हमारी अवधारणा है, 1 स्टेट 1 इलेक्शन, उससे भी आप देखिए कि जनता, राजस्थान की जनता बहुत खुश है कि बार बार आचार संहिताएं नहीं लगेंगी, हमारे विकास के कार्य नहीं रुकेंगे। और जो माननीय भजनलाल सरकार ने, आप देखिए किस तरह से एक बहुत बड़ा तोहफा राजस्थान की जनता को दिया है कि 2 साल से अधिक बच्चों का जो बैरियर था उसको खत्म करके, तो जनता में उत्साह, और जनता की भी यही मांग है कि एक समय में ही चुनाव होने चाहिए सारे। जी, संदीप कलवाने जी, सरकार कह रही है कि ये तकनीकी प्रक्रिया की वजह से देरी हो रही है। देखिए हेमंत जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर, नगरीय चुनाव को लेकर जुमलेबाजी कर रही है भारतीय राजस्थान की 8 करोड़ जनता के साथ, वो राजस्थान की जनता देख चुकी है। मैं आपको बताऊं, संविधान में अनुच्छेद 243 ई और यू में जब 73वां 74वां संविधान संशोधन आया था 1992 में, उसके बाद में भी आप देखें कि कहीं पर भी लगातार चुनाव हो रहे थे। संवैधानिक प्रावधान दिए गए 1992 में, और उसके बाद में हर 5 साल में चुनाव कराने का प्रावधान भी कांग्रेस ने दिया। स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी कांग्रेस ने किया, राज्य वित्त आयोग का गठन भी कांग्रेस ने किया। तो ये तमाम जो इनको संवैधानिक प्रावधान दिए वो कांग्रेस ने दिए। अब यहां पर आप देखें कि देश में संविधान की बात होती है, संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि 5 साल में चुनाव कराओ। एक भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर एक भी ये गाइडलाइन बता दे, या कोई सुप्रीम कोर्ट का या माननीय उच्च न्यायालय का आदेश बता दे जिसमें किसी भी कारण से पंचायतों के या नगरीय निकाय के चुनाव 5 साल के बाद में भी नहीं करवाने चाहिए, तो ये बता दे। मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे इनकी सरकार हो, चाहे इनके मंत्री हो, 2025 का साल आपने और हमने देखा, लगातार इनके हर मंत्री आते थे, 10 दिन में एक नया बयान लेके आते थे कि हम मई में चुनाव करा देंगे, अप्रैल में करा देंगे, जून में करा देंगे, फिर कह रहे थे जुलाई अगस्त में करा देंगे, फिर लास्ट में कहा कि दिसंबर तक तो हर हाल में करवा देंगे, मगर ये चुनाव नहीं करा पा रहे। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इन्होंने झूठ का सहारा लिया है। पहले 2025 में इन्होंने पुनर्गठन परिसीमन के आधार पर चुनाव टाले, फिर कहा कि एसआईआर के आधार पर हम चुनाव टाल रहे हैं, 1 स्टेट 1 इलेक्शन के आधार पर चुनाव टाले, और फिर ओबीसी आयोग का। तो ओबीसी आयोग का गठन आपने किया चुनाव का कार्यकाल पूरा होने के बाद में, मई 2025 में। आप ये तो हो नहीं सकता कि अनिश्चित समय तक के लिए आप लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं ओबीसी आयोग के बहाने से। अब देखें कि इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश किया है, उसमें 8 कारण गिनाए हैं। अब आप वो 8 कारण राजस्थान की जनता को भी पता होना चाहिए कि क्या मजेदार कारण इन्होंने बताया। पहला कारण बताया है इन्होंने कि हमारे पास पर्याप्त कार्मिक नहीं है, तो यही कार्मिक, विधानसभा के चुनाव भी यही कार्मिक करवाए हैं, इन्हीं कार्मिकों ने लोकसभा के चुनाव भी करवाए हैं। दूसरा कारण इन्होंने बताया कि स्कूलों का सत्र शुरू हो गया, तो ये तो सतत प्रक्रिया है, हमेशा सत्र भी शुरू होता है, सत्र का अंत भी होता है, उसमें चुनाव का कोई लेना देना ही नहीं है। तीसरा बताया भीषण गर्मी। चौथा कारण बताया बरसात, और उसी बरसात के साथ में इन्होंने बताया कि किसान कृषि कार्य में जुट जाएंगे। उधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि किसान तो साल में 20-25 दिन ही काम करता है, फिर आपको
किसानों की नहीं, चिंता वही हो कह गई। रहे हैं तो ये कि भाई तमाम जो आपको बहाने जहां लेके आए आपकी हैं, सुविधा जो के हिसाब व्यवहारिक से कारण नहीं मतलब है, देश आपके सिर्फ और हिसाब से सिर्फ चले, बहाने। आपकी जहां सुविधा हो वहां पर आप संविधान को कुचल दो, सबको कुचल दो, कोई कुछ नहीं कहे, और जहां सुविधा हो आरोप लगा दो संविधान का। देखिए हेमंत वो जी, कह रहे मैं हैं आपको पुडुचेरी में इसका भी किसकी स्पष्ट सरकार थी आपको 2011 आज से जवाब लेकर देना 2025 तक यहाँ पर राजस्थान नगर में निकाय के पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे, आप ही की सरकार में नहीं हुए थे, तब आपको याद नहीं आया कि मैं बताऊं अनिवार्यता है। आज आपको मैंने पहले भी क्लियर किया था, आपको पहले भी क्लियर किया था। 1995 में राजस्थान सबसे पहले 33वां 34वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद में 1995 में सबसे पहले चुनाव हुए। उसके बाद में 5 साल के अंतराल के बाद में 2000 में हुए, 2005 में हुए, 2010 में हुए, 2015 में हुए, 2020 में हुए। कहां पर आप बताओ शून्यता आई चुनाव में, लगातार हुई है। पुडुचेरी में आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस शासन के दौरान 2011 से 2025 तक पंचायतों के करीब 14 साल तक आपने चुनाव नहीं करवाए, और उसके बाद में भी चुनाव करे। इनकी तरह से संदीप हमने जी, जुमलेबाजी उसका जवाब नहीं दिया आपने। हेमंत जी दोबारा रिपीट करें। पुडुचेरी में आप पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि जहां आपकी सरकार थी 2011 से लेकर के 2025 तक आपने पंचायतों के निकायों के चुनाव नहीं करवाए। देखिए आप उठा के देख लें, पुडुचेरी में भी समय पे हुआ है, कहां और समय पे हुआ? दूसरे स्टेटों में भी समय पे हुआ है। 14 साल अगर से। ये जो कह रहे हैं कि आज जो 8 कारण जो गिना रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से जनता के सामने जुमलेबाजी कर रहे हैं, इनको चुनाव नहीं कराना। एक आप ये दूसरी बात कहते हैं कि लगातार चुनाव हो रहे हैं, ये स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा होती है जहां पर समय पे चुनाव होते हैं। कल को तो ये भी कह देंगे कि हम तो लोकसभा के चुनाव भी नहीं कराएंगे, विधानसभा के भी नहीं करवाएंगे, प्रशासक लगा के बैठ जाएंगे। तो संविधान के तो इनके कोई मायने नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय क्या गुर्जर कह रहा साहब है, 10 सेकंड की उनकी टिप्पणी, फिर पालना और 3 करने मेहमान की हैं जी। जिम्मेदारी नहीं शैलेंद्र है। गुर्जर जी जवाब दे रहे हैं वो जी। देखिए सबसे पहले जो ये परिसीमन का इन्होंने आरोप लगाया उसका मैं जवाब दे दूं। आप देखिए किस तरह से चुनावों से पहले 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 महीने तक किस तरह से जिले बांटे गए रेवड़ियों की तरह बिना प्रशासनिक व्यवस्था। अरे सुन लो ना, अरे सुन लो तो सही। अब क्यों आप ऐसे बना दोगे जिले बिना बजटीय प्रावधान के, बिना व्यवस्थाओं के, सिर्फ हवा में आपने कागजों में जिले बना दिए। जिलों की व्यवस्थाओं के लिए एक जिला बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती है। सारे महकमे वहां जाते हैं, सारे वार्डों का और पंचायतों का पुनर्गठन होता है। जिला परिषद पूरी, जिला परिषद मैं आता हूं आपके पास में पारस गुर्जर जी। ठीक है पारस गुर्जर जी, क्या वाकई ये लोकतंत्र का हनन है कि इतना लंबा वक्त बीत गया, समय बीतता जा रहा है, लेकिन पता नहीं कि पंचायत के चुनाव कब होंगे। मैं आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। ठीक है पारस जी, पारस गुर्जर जी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा न्यूज 18 का, जिन्होंने आज राजस्थान के 14-15 हजार जो ग्राम पंचायतें हैं उनके सच्चे दर्द को आपने जनता के समक्ष और सरकार के समक्ष रखने की बात करी है। मैं आपका पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दूसरा, एक सरपंच होने के नाते मैं राजस्थान के सभी सरपंचों की तरफ से, तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से सरकार की जो आंख पर पट्टी बंधी हुई है उसको खुलवाने की कोशिश करूंगा कि आप चुनाव नहीं करा रहे, कोई दिक्कत नहीं। आपने ठान लिया है कि 13 साल चुनाव नहीं कराने, जैसे पहले नहीं हुए थे एक बार, ऐसा मंत्री जी का कहना है। कोई बात नहीं, मत कराइए, लेकिन कम से कम जो बजट है पंचायतों का जो मिलता आ रहा है वो ग्रांट तो पंचायतों को मिलनी चाहिए। एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में सफाई नहीं हो रही, एक तरफ लोग रोना रो रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में काम नहीं हो रहे, लेकिन हकीकत किसी को नहीं पता है कि सरकार का 1 साल से अधिक समय हो गया है, ग्राम पंचायतों को मिलने वाली राशि नहीं मिल रही है। ना तो केंद्र का पैसा मिल रहा है और ना स्टेट का पैसा मिल रहा है। इस वजह से ग्राम पंचायतों के काम ठप पड़े। यहाँ आकर के और मीडिया रूम के अंदर बहस करना बहुत आसान है, लेकिन क्या किसी ने यह जानने की कोशिश की कि ग्राम पंचायतों के अंदर चुनाव तो रुक गए लेकिन उनको पैसा मिल रहा कि नहीं मिल रहा? जिन लोगों की रोजी रोटी सुबह शाम का भोजन नरेगा पे डिपेंड है, उन लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, उनके हालात खराब है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं। आपने जब से सरकार बनी है तब से नरेगा को एकदम पंगु कर दिया है, और जब से ये नाम चेंज किया, चलो नाम चेंज से भी हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया कम से कम आप जो नरेगा को पैसा जो मिलना चाहिए, जो मजदूर को राशि मिलनी चाहिए, क्या आप वो स्वीकृतियां जारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके यहाँ से किसी ग्राम पंचायत से कोई सैंक्शन निकाल के भेजी जाती है, पंचायत समिति से जिला परिषद तक जाती है, फाइल वहां अटकी पड़ी है।
12-12 महीनों जी, से जवाब दे रहे हैं कोई इसका नहीं शैलेंद्र जी, किसी एक जिला एक लाइन में परिषद के बिल्कुल अंदर ये नहीं मिल ये रही। बड़ा दर्द है ग्राम आप मुझे पंचायतों का बात बताइए। कि प्रशासक हैं और इसके मुझे बावजूद भी कह रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहे स्टेट का हैं, पैसा पूरे मिल रहा प्रदेश था, में काम ठप हो केंद्र गया का है। पैसा मिल रहा है और तो और नरेगा का एकदम पंगु कर दिया। नरेगा देखिए, का 1 हेमंत रुपया जी, मजदूरों जी। के खाते में नहीं आ रहा। आप देखिए जो इसका जवाब देंगे क्या? व्यवस्थाएं थी, जो ग्रामीण शासन था, ग्रामीण सरकारें थी, जो शहरी सरकारें थी, वहां सरपंचों को प्रशासक बनाया गया है, तो काम कहीं भी नहीं रुका है। और निश्चित शहरों तौर में पर आपने अरे अधिकारियों सुन को तो बनाया लो, है। सुन तो लो, प्रशासक हमें बनाने बोलेंगे, से- बोलने नहीं देंगे। शैलेंद्र जी, झूठ को प्रशासक कैसे बनाने से- स्वीकार सौ करेंगे? चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपने तो 2-2 साल तक चुनाव कराया, राजस्थान की जनता को किस तरह से झोंके रखा, कोई विकास का कार्य नहीं होने दिया, और यहाँ आप चिल्ला रहे हैं। देखिए, ये चुप कराइए, इनको चुप कराइए पहले, तो इनको चुप कराइए पहले। ये ऐसे चिल्लाने लग जाते हैं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इन्होंने तो ये कराया आरोप नहीं, तो- 2.5 ये साल आरोप तक तो पारस गुर्जर जी 2-2 लगा साल रहे हैं तक सर। चुनाव होते रहे, उसके जी। बाद राजस्थान की क्या स्थितियां रही। ये तो हम पारस पूरी गुर्जर जी तरीके कह रहे हैं से- कि हमारे यहाँ पूरी पर काम तरीके से ठप हो गए हैं। कानूनी प्रक्रियाओं को अपनाते हुए, संवैधानिक प्रावधानों का ध्यान रखते हुए चुनाव कराएंगे। और जो बजट ठीक है, है। निश्चित तौर पर केंद्र से आधा बजट आ चुका है, कुछ आधा बजट आना बाकी है, वो रुका हुआ है निश्चित तौर पर, लेकिन उससे विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आ रही है। पंचायतों तक पैसा जा वो रहा कह है, रहे फंड और जो नहीं भी, आ रहा है। स्वीकृत जो भी अमाउंट हुआ है, यहाँ पर वो एक निश्चित कानूनी तौर बाध्यता पर मैं कहीं बता दूं, अगर जब तकनीकी तक कारणों निर्वाचन से नहीं कहीं होगा, पैसा तब तक रुका बजट हुआ नहीं है, आएगा। ये कहीं यहाँ पर तकनीकी झूठ बोल कारणों रहे से हैं कि पैसा बजट रुका हुआ आएगा, है, वो पैसा भी जब तक पंचायतों का तक पहुंच चुनाव जाएगा। होगा, तब तक बजट नहीं आएगा। ये कानूनी अगर प्रावधान कहीं चलिए ठीक है, एक बार आप शांत होइए। पारस जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। पारस जी क्या कह रहे हैं, एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके प्लीज। पारस जी पूरा कर लीजिए। पारस जी, प्रक्रियाओं के तहत कानूनी शैलेंद्र बाध्यताओं जी, आप सहमत नहीं है जब शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि कहीं पर भी काम नहीं रुकने दिया जाएगा? नहीं, देखिए, एक मिनट, दोनों शांत हो जाइए प्लीज। अरे नहीं, आप देखिए अभी इसी साल होंगे, इसी साल चुनाव होंगे, इसी साल चुनाव होंगे। राजस्थान की जनता खुश है कि हमने 2 से अधिक जो ठीक है, बच्चों ठीक का है, जो शांत होइए, एक बार सरकार शांत हो जाइए, एक बार शांत होइए किया, प्लीज। इसको लेकर और जो एक एक करके प्लीज, आप ऐसे बीच में मत बोलिए प्लीज। पारस गुर्जर जी को सुन लीजिए एक बार, पारस जी को सुन लीजिए सर, पारस जी को सुन लीजिए एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए। मैं आपके पास आ जाऊंगा सर। पारस जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? राजस्थान के 15,000 सरपंचों की तरफ से मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, जी। जो लोग यहाँ जोर जोर से बोल रहे हैं, अपने आप को सरकार का नुमाइंदा बता रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या कभी आपने धरातल पर जाकर के देखा कि सिर्फ प्रशासक लगा देने से काम होगा नहीं। ठीक है। ग्राम पंचायतों को चलाने के लिए जो राशि चाहिए, ठीक है, वो जो रिपीट हो रहा है लोगों सर, को आप वही बात रोजगार कर रहे हैं। देने के लिए जो ठीक है राशि चाहिए। जी, अरे, पारस जी। मुझे एक बात बताइए, आपने नरेगा के जो रोजगार के दिन है उनको बढ़ा दिया, लेकिन पैसा ही नहीं है जब खाते के अंदर, तो देंगे ठीक है, क्या ठीक है पब्लिक को? सर, ठीक है। आपने पारस क्या जी, सफाई पारस जी करोगे? शांत होइए, ठीक है। कहाँ से व्यवस्था सुभाष जी, होगी? सुभाष जी पानी की कैसे देखें, एक व्यवस्था तरफ कहाँ से होगी? प्रशासकों का दर्द है, दूसरी तरफ सरकार की अपनी एक बाध्यताएं हैं पूरी प्रक्रिया को लेकर के, और तीसरी बाध्यता तरफ क्या विपक्ष है कोई जिसके आरोप बाध्यता है। नहीं है। आप चुनाव मत कराइए, हमें कोई ये, एतराज नहीं, लेकिन हाँ, कम आपको से क्यों कम होगा एतराज? आप तो पैसा प्रशासक बाकी है ना, आपका काम तो चल ही रहा है जो सर। पैसा बाकी है वो पैसा दीजिए आप। आपको पंचायतों पैसों से के मतलब है खिलाफ क्यों रोक रहे पारस थे गुर्जर आपने? जी सिर्फ। नरेगा को क्यों कमजोर कर दिया? नरेगा ठीक है को- पारस जी, इतना आक्रोशित मत होइए, थोड़ा शांति रखिए। आ जाएंगे वापस आ जाएंगे। पारस जी प्लीज ना, प्लीज शांति रखिए, इतना गुस्सा मत कीजिए, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। सुभाष जी जल्दी से बोलिए। राइट, देखिए सरकार का जो ये चल रहा है ना, ये वापो जो चल रही है, ये करंट बन गया एक तरह का। ये करंट ना बनकर इसमें सरकार साफ तौर पर, साफ गोई से अपनी बात जो हाईकोर्ट में कहना चाह रही है वो जनता के सामने रख दे। और ये जो राजस्थान की जनता, वो ऐसी जनता नहीं है कि चीजों को समझती नहीं है, बहुत समझदार जनता है, व्यवहारिक जनता है। हमने बहुत विपदाओं की स्थिति में काम किया है। राजस्थान जिस तरह से प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहा है, यहाँ की जनता बहुत सामंजस्यपूर्ण जनता है। यदि सरकार को लगता है कि अभी चुनाव होने में दिक्कत है, अभी हम नहीं करा सकते हैं, कोई सरकारी मशीनरी की कमी की वजह से है, या ओबीसी आयोग की वजह से है, या जनगणना नहीं हुई है इसकी वजह से है, तो ये बात जो है वो सामने आकर कहनी चाहिए और इसको स्वीकार करना चाहिए। जहां तक बात अभी सरपंच पारस गुर्जर कह रहे हैं, पारस गुर्जर का कहना बिल्कुल सही है कि इस वक्त हालत, वित्तीय स्थिति जो है वो गड़बड़ाई हुई है। बजटीय प्रावधान जो है वो कर तो दिए गए हैं, लेकिन फाइनेंशियल जो अरेंजमेंट्स होते हैं, जो सरकारी मशीनरी करती है, वो काम हो नहीं रहे हैं। तो विकास के जो छोटे मोटे काम हैं वो भी अटके पड़े हैं, पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए गए हैं इनके हाथ बंधे हुए हैं। अब सही बात तो ये है कि जो जितना बड़ा अधिकारी है वो तो
सेफ हाउस में बैठता है, लेकिन जो जितना नीचे लेवल पर आदमी बैठता है, जनता का सामना करना पड़ता है, वहां तो दिक्कत मतलब आती है। थे तो आप ये कहना चाहें सुभाष जी कि जनता तो कोई काम नहीं हुए तो सीधा कपड़ा पाड़े पारस गुजर जिया लोगों का हजार कि भाई सरपंच साहब कड़ी नो आ जाओ, सीधा हाँ। फोन करे सरपंच साहब थे फोन को नहीं उठाओ, थे कहीं कर रहे हो, खा रहे हो पैसा, माँ की समस्या कौन सुने, एकदम 100% सही बात। इसलिए इनको बिल्कुल। परेशानी आ रही है। अब ये बात अलग है कि अब पारस जी वो को ज्यादा कलवानिया चिंता जी तक, शैलेंद्र नरेगा जी की के हो रही है। हमारे तक तो पहुंच नहीं रहे हैं, आप तक पहुंच नहीं रहे हैं, वो जनता सीधी गांव की पकड़ती है तो पारस गुजर जी जैसे प्रशासक को, सरपंच Yes. को पकड़ती है, तो ये क्या हाँ, वो करें, क्या जवाब मुख्यमंत्री दें? बिल्कुल। जी एक थोड़ा सा लीगली इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मितुल जैन साहब हमारे साथ हैं। जैन साहब, सरकार ने प्रार्थना पत्र दिया राजस्थान हाईकोर्ट में, अब क्या होगा, मतलब आगे हाईकोर्ट में क्या होगा? तो हेमंत जी, इसमें जो कंटेंट पिटीशन दायर की हुई थी संयम लोढ़ा जी ने, जी उसके अंतर्गत ही ये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। तो क्योंकि पहले ही ये डिसाइड हो चुका था कि 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए कंटेंट पिटीशन फाइल करी। उस कंटेंट पिटीशन में जो एक एप्लीकेशन फाइल करी गई है वो इस तरीके से है कि क्यों हम 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं करवा सकते, और उसके पीछे कई सारे कारण दिए गए हैं। मुझे याद है जब पिछली बार डिबेट हुई थी, मैंने कहा भी था कि सरकार के पास अपने कारण हो सकते चुनाव ना करवाने के, ठीक। और वही हुआ है। सरकार ने अपने कारण पेश करे कि क्यों हम 15 अप्रैल की डेडलाइन फिक्स की गई थी। भाई आज 15 हाईकोर्ट- अप्रैल है और सरकार ने अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र में बता दिया ये कारण है, अब कोर्ट का आगे जी। क्या रुख रह सकता है? जी, कोर्ट देखेगा कि क्या वो जो कारण है वो वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वो वैलिड है तो शायद हो सकता है कि जो प्रोसेस है उसको और टाइम दे दिया जाए और सरकार को और टाइम। और अगर कोर्ट को लगता है कि ये वैलिड कारण नहीं है तो कोर्ट कह सकता है ये तो जो कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट कोर्ट तो हो जो सकता है। कंटेम्प्ट जो कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग में जो नोटिस इशू करे हैं, कोर्ट कंटेम्प्ट हेल्ड कर सकता है अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन। जी लेकिन एक वकील के तौर पर जो सरकार की तरफ से प्रार्थना पत्र में चीजें रखी गई है कि भाई अभी जो वक्त चल रहा है अप्रैल का, और इस महीने में एडमिशन की प्रक्रियाएं स्कूल में चल रही है, कर्मचारी कम से कम 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी, 2-3 लाख कर्मचारी तो पंचायतों के लिए चाहिए, निकायों के लिए करीब 2 लाख के आसपास चाहिए, 4 लाख के करीब डबल चाहिए होते हैं पंचायतों में। तो इस तरह से इन कर्मचारियों का अरेंजमेंट इस महीने में कैसे हो, क्योंकि टीचर सारे बिजी हैं, शिक्षा व्यवस्था इससे बाधित होती है। फिर सरकार ने अगले महीने का तर्क दिया है, चूंकि भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाता है, मई जून का महीना, फिर जुलाई में बारिश का महीना है, तो वैसे भी परेशानी होती है क्योंकि किसान खेतों में है। आपको लगता है ये वैलिड तर्क है? जी, तो हेमंत जी, जो एक्चुअल में जो 15 अप्रैल की जो डेडलाइन फिक्स की गई थी वो सरकार को सुनने के बाद ही फिक्स की गई थी कि 6 महीने के अंदर अंदर वो सारी जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर दे। लेकिन सरकार अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई। जो कारण जो दिए गए हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं कहूंगा, और वो आज जब 15 अप्रैल की डेडलाइन खत्म हो रही थी तो एक तरीके से सरकार लेकर आई है कि देखिए हम क्यों नहीं कर पाए। और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ही नहीं आई तो कैसे चुनाव जी। करवाएं? अब क्या जी। कोई कानूनी बाध्यताएं हैं ओबीसी आयोग की कि भाई इतने समय में रिपोर्ट दे देंगे, नहीं दे देंगे? अब वो तो नहीं देंगे, फिर और 2 साल तक ही नहीं दें। जी बिल्कुल, उस पे हेमंत जी उस पर तो यही है कि जो ओबीसी कमीशन है वो सर्वे करेगा, उसके बाद रिपोर्ट बनाएगा और उसके बेसिस पर फिर रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो उसमें अब कितना टाइम लगे वो कुछ फिक्स नहीं। जी, तो मतलब ओबीसी आयोग की कोई कानूनी बाध्यता नहीं बनती कि इतने समय में उसे करके देना है? जी नहीं है। तो फिर इस हिसाब से तो जब तक ओबीसी आयोग, सुभाष जी, जब तक चाहे ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का कोई पता नहीं होगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ओबीसी रिजर्वेशन मैंडेट भी नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन। जी 243 D6 जो है दैट इज नॉट अ मैंडेटरी प्रोविजन, वो मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं, तो पुराने हिसाब से भी नहीं। करवा सकते हैं। सुभाष जी क्या करें? हेमंत जी, लेकिन इसमें बाध्यता ये आएगी कि एक तो ओबीसी आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनली गठित किया गया है, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं इसमें, तो राजस्थान हाईकोर्ट भी क्या करेगा? तो ये उलझन बहुत बड़ी उलझन है इसमें। हालांकि राज्य सरकार जो जाके एडवोकेट जनरल के थ्रू कह रही है, सर मैं आपके पास आऊंगा लास्ट में। जी अभी जो वकील साहब कह रहे थे कि अल्टीमेटली जो कंटेम्प्ट लगने वाला है वो तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगने वाला है। तो राज्य सरकार क्या स्थिति में है या समझ से बाहर है? राज्य सरकार किस तरह से जा रही है? ठीक है, राज्य सरकार का इसमें क्या काम है? ये समझ से बाहर की बात है। जैन साहब कुछ और जोड़ना चाह रहे हैं आप? जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो ट्रिपल टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया हुआ है उसको
कंप्लीट करने में वो प्रोसेस अपने आप में बहुत टाइम बाउंड, बहुत ही जिसे कि टाइम कंज्यूमिंग है। जी पारस जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं तो सरकार भी क्या करे। अब आप तो कह देना, अब बाद में आप ही कह देंगे कि ओबीसी के साथ कुठाराघात कर दिया। पारस गुर्जर साहब, देखिए, हम सभी लोगों का सम्मान करने वाले लोग हैं, आरक्षण को मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमें कोई ऐतराज नहीं। सरकार अपने हिसाब से चुनाव को अगर वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन के हिसाब से करवाना चाहे तो देरी कर सकती है, लेकिन ओबीसी ग्रांट सैंक्शन कर दे, पैसा दे दे, बस था पैसा मतलब है, पैसा दे दे, काम चालू रहे। बिल्कुल, हाँ, यही बात फाइनल मैंने कह दिया। आगे की बात आपकी। कलवाने जी सरपंच राजी है, सब राजी है, तो आप क्यों फूफाजी बन करके रोजाना आरोप लगा रहे हो? स्पष्ट प्रावधान है, जनता राजी है, सरपंच राजी है, सब प्रावधान है कि जब तक इनका चुनाव नहीं होगा इनको फंड नहीं मिलेगा। फोन करे। और मगर मैं भारतीय जनता पार्टी को भी बताना चाहता हूं और पूरे राजस्थान की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐसा कोई आदेश नहीं है जो किसी भी कारण से ठीक है संस्थाओं और नगरीय निकाय के चुनाव टाले जा सकते। ठीक है सर, वो पारस जी आगे आपकी 2 लाइन की बात है कि सरकार आपको ग्रांट दे दे, समय पर काम चलता रहे, चाहे 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाएं, कोई आपत्ति नहीं है। शैलेंद्र गुर्जर साहब, देखिए 1 स्टेट 1 इलेक्शन हेमंत जी, को करवाना था, एक बात रखना चाहता हूं, करवाना था, उसके लिए वक्त लगता है सर। करवाना जी, एक बार सुन लीजिए, आप सरकार का पक्ष में सुन लीजिए सर प्लीज ना। कलवाने जी नहीं सर, नहीं कलवाने जी नहीं, आप उनका पक्ष सुन लीजिए सर प्लीज। तेलंगाना में चुनाव नहीं करवा पा रही है पंचायत चुनाव, और यहाँ के ज्ञान देते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। 2 महीने मैं बताना चाहता हूँ, तो ये तेलंगाना वाला अपन क्यों इनको ले रहे हैं कि थे आगे चलो मैं तंग पाचे पाचा वाला, अब बात थोड़ी ना है। राहुल गांधी जी को बोले कि वहाँ जाए तेलंगाना और उनको कहे। सर हमारे को तो अपने राज्य की बात है। ओबीसी के आरक्षण के मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस स्टैंड क्लियर करे, क्या आप बिना ओबीसी आरक्षण लागू हुए चुनाव कराना चाहते हो? एक लाइन बताइए कलवाने जी। कलवाने जी ये चाहते भी हैं कि चुनाव जो है ओबीसी सर्वे हो, आरक्षण के अनुसार ही हो, और आरोप भी लगाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार की तरफ से अपने तर्क हैं कि आखिरकार चुनाव में देरी क्यों हो रही है, और विपक्ष के अपने आरोप हैं, इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है। लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि अगर एक राज्य एक चुनाव का फॉर्मूला होता है तो तैयारी है जनता की तरफ से कि आप चाहें जब करवाएं, लेकिन 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत जनता का पैसा बर्बाद होने से बच पाएं। सरकार इसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है।